देखो, अब हम दो चीज़ें समझ चुके हैं, बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ। फील्ड निकालने का हमें एक बेसिक आइडिया हो चुका है कि फील्ड कैसे निकालते हैं हम। एक बार हम फील्ड निकालने के लिए दोबारा वापस लौटेंगे जब हम चार्ज बॉडीज को मूव कराएंगे, रोटेट करा दिया, ऐसे मोशन करा देंगे उनके अलग अलग, तब देखेंगे कि फील्ड उनकी वजह से कैसे निकलती है। लेकिन वो अभी एक लेटर स्टेज का काम है हमारा। आज हम पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या इफेक्ट डालती है, मैग्नेटिक फील्ड के उस पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है, और अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो उस मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो है F इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसमें Q क्या है? ये चार्ज है, ठीक है ना। जब आप Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो विद साइन करेंगे। टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो प्लस का साइन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो नेगेटिव का साइन। V क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और B आप इस चैप्टर में अच्छी तरह से जानते हैं, इट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स जीरो हो सकती है। इफ फोर्स इज जीरो देन कब कब हो सकती है, हम ये जानना चाहते हैं। पहली कंडीशन, Q में भी जीरो। इसका मतलब है पार्टिकल के पास चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। दूसरी चीज क्या हो सकती है? V में भी जीरो। चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है फील्ड में, उसके पास स्पीड ही नहीं है, वो मूविंग ही नहीं है फील्ड के अंदर, तो रुके हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट कंडीशनल है कि रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती, ये कंडीशनल है। अभी तो हमारा इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस बात को लेकर के। जैसे आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होती है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये तभी तक ट्रू होगा जब तक ये फील्ड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वो टाइम वेरिंग फील्ड नहीं होगी। अगर ये फील्ड टाइम के फंक्शन के साथ होगी, स्पेस वेरिंग हो सकती है, फंक्शन ऑफ पोजीशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम हो गई, टाइम के साथ वेरी करेगी, तो हो सकता है रुके हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लग जाए। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस बात को लेकर के, हमें लेटर ऑन इसकी जरूरत पड़ेगी, पर ध्यान रखिए कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। और एक तीसरी कंडीशन मिली हमारे को कि B इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी तो ये वाली फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। और एक चौथी कंडीशन और है, वो है एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर इज जीरो और पाई।
अगर 0 और पाई हो गया एंगल, तो आपको मालूम है अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। एफ को अगर आप मैग्नीट्यूड में लिख दें तो इसी फोर्स को आप लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा हो गया एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर ये एंगल 0 हो गया तो आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फोर्स 0 हो जाएगी। ये एंगल 180 डिग्री हो गया तो भी फोर्स 0 हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन एटलीस्ट फुलफिल होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 0। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक कंडीशन है हमारे पास कि चार्ज 0 हो यानी कि पार्टिकल न्यूट्रल हो। दूसरा क्या है? वो रुका हुआ हो, उसके पास स्पीड नहीं है, मूविंग नहीं है। तीसरा, जिस जगह पे वो मूव कर रहा है, जिस जगह पे पार्टिकल प्रेजेंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं एग्जिस्ट करती है। और लास्ट कंडीशन है कि चार्ज पार्टिकल मूव तो कर रहा है, ना तो उसका चार्ज 0 है, ना मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ना वो रुका हुआ है, फिर भी फोर्स उसके ऊपर 0 हो रही है। तो ये तब हो सकता है जब जिस डायरेक्शन में फील्ड प्रेजेंट है वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है या फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो ऐसे केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। अब इस फॉर्मूले को फिर से देखें एक बार तो हमें मालूम चलता है कि ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, v क्रॉस b। अगर v क्रॉस b आ रहा है तो ये वेक्टर जरूर जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the velocity vector and the magnetic field vector. That means it is perpendicular to both the velocity of the charged particle as well as the magnetic field. अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स अगर पार्टिकल पे लगेगी तो वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है। अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते थे लाइंस ड्रॉ करके, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ करेंगे लाइंस ड्रॉ करके। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना पास पास होती थी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जितनी पास पास होंगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वो ये है कि दिस इज नॉट लाइन ऑफ फोर्स। दो बुक्स में कई बार लिखा होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरीली द लाइन ऑफ फोर्स। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो अभी आप समझ रहे हो कि मैग्नेटिक फोर्स क्या इस लाइन में लगेगी? नहीं, तो ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, ये वो लाइन नहीं है जिसमें फोर्स लगती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आप याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती थी चार्ज पार्टिकल उसी लाइन में फोर्स एक्सपीरियंस करता था। पॉजिटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी होती थी, उसी लाइन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती थी। लेकिन मैग्नेटिक लाइन के लिए ये बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए ये बात ट्रू नहीं है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो उसी लाइन में होगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इनफैक्ट उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो इसे इनएप्रोप्रिएट होगा कि हम इसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोले। मैंने कहा दो कई बुक्स इसको लिख देती हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये टर्म गलत है, हमें यूज नहीं करना चाहिए। आप अच्छे फॉरेन ऑथर्स की बुक करोगे तो वो उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, मना करते हैं आपको यूज करने के लिए। इवन बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे यहाँ भी, इंडियन ऑथर्स भी अब इस चीज का ध्यान रखने लगे हैं और वो भी इस चीज को क्रिटिसाइज करने लगे हैं कि इसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ना बोला जाए। तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा कि इसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोले। इसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों नहीं बोल सकते हम? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस लाइन में एक्ट नहीं कर रही, जरूरी नहीं है कि वो इस लाइन में एक्ट कर रही होगी। अभी तो आपको दिख ही रहा है कि इसके परपेंडिकुलर होगी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर। अब देखो मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं, सपोज ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये इसका लाइन ऑफ मोशन है, ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो का 0। इस केस में ये वेलोसिटी है आपके पास, इस फोर्स में क्या होगा? इसमें फोर्स 0 होगी पार्टिकल पे। क्यों 0 होगी? क्योंकि v और b सेम डायरेक्शन के हो गए तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया आपके पास, तो फोर्स 0 हो गई। इसी तरह से अगर ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है
ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो भी इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो जीरो होगी, मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लगेगी, क्योंकि अब एंगल पाई हो गया है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो भी यही सिचुएशन आती। ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में अगर फील्ड के अलोंग या फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी पोजेस करेगा तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये हो गई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। और मान लो बाकी कोई फोर्स भी नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है, तो पैरेलल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है और बाकी किसी फोर्स को अभी हम एक बार कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पार्टिकल के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है। अगर इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो ये पार्टिकल जो है जिस लाइन में मूव कर रहा है उसी लाइन में मूव करेगा, इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ये उसी लाइन में मूव करता रहेगा। ठीक है, अगर उसी लाइन में मूव करता रहेगा तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। ठीक, चलिए अब हम सारे केसेस देखते हैं कि जिसमें पार्टिकल मूव करेगा फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर कैसे कैसे फोर्सेस लगेंगी, क्या होगा, तो एक एक करके हम कंसिडर करना शुरू करते हैं। पहला केस लिया हमने, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड v वेक्टर इज 0 और पाई, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे इन दिस केस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0 एंड कॉन्सिक्वेंटली द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसका लोकस कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, इस हेडिंग में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, इन दिस केस द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 एंड कॉन्सिक्वेंटली द चार्ज पार्टिकल moves in a straight line path, that is the locus of the charged particle is a straight line. Case 2, एंगल से थीटा है वो एंगल हमने नाम दे दिया उस एंगल को, बिटवीन v वेक्टर एंड v वेक्टर, यानी कि v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया है और कहा उस थीटा की वैल्यू π/2 है, 90 डिग्री का एंगल है ये, इसका मतलब है v और b परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब आप देखो अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखें तो अब हमें मालूम है फोर्स का मैग्नीट्यूड है q v b sin थीटा। जो चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, उसके पास जो प्रेजेंट है वही चार्ज प्रेजेंट है, जो उसकी स्पीड है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट हो गया हमारे पास कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो, और b जो है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई। तो अब डिपेंडेंस है सिर्फ थीटा के ऊपर, थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता जाएगा। फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है हमें मालूम है। इसका मतलब है हम लिखेंगे इन दिस केस द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम, इन दिस केस द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड इज गिवन एज F equals to Q V B, ये मैग्नीट्यूड हो गया इस केस में फोर्स का, ये मैक्सिमम फोर्स है पार्टिकल के। बाकी थीटा की किसी और वैल्यू के लिए हम लेंगे 90 को छोड़ करके तो उतनी फोर्स नहीं लगेगी, इससे कम फोर्स लगेगी। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब आएगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो गया तो क्यू वी बी हो गया, और कब हो गया साइन थीटा 1, जब थीटा π/2 हो गया हमारे पास, दैट इज 90 डिग्री हो गया। अब अगली चीज हम वेक्टर फॉर्म में देखें कि ये फोर्स लगेगी कैसे। तो अब हमें फोर्स की डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। ऑफ कोर्स आप क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से तो डायरेक्शन निकाल ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक टूल और ले लीजिए आप अपने हाथ में, लेफ्ट हैंड रूल। ये है एफ, थंब जो है वो एफ के लिए है, ये जो फिंगर है आपकी 4 फिंगर, ये बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, एफ हो गया, बी हो गया, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आई की डायरेक्शन है, एफ बी आई। अब आई की डायरेक्शन समझ लो, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में करंट माना जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वही होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है। लेकिन अगर हमारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कंसिडर होगी। जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी,
करंट की डायरेक्शन भी यही कंसिडर की जाएगी, सेम जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज की उसी डायरेक्शन में करंट। और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो इधर मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, तो इसकी वजह से जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। तो फिर से देख लीजिए FBI। अब दो चीजें हमें नहीं पता होंगी FBI में से, सॉरी दो चीजें हमें पता होंगी और एक नहीं पता होगी, तो उसकी डायरेक्शन तो हम कंक्लूड कर ही सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप मान लीजिए पूरे बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इस तरह से पूरे बोर्ड के प्लेन में आप मान सकते हो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड एंड हैज स्ट्रेंथ B exists in the region। इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से वो एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैपिटल B मान के चल रहे हैं। इसमें एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल जो है मान लो पॉजिटिव है, कंसिडर दिस चार्ज पार्टिकल टू बी पॉजिटिव, और ये इसकी वेलोसिटी दी गई है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इस इंस्टेंट पे चार्ज पार्टिकल जो है, क्रॉस ऐसा लग रहा होगा आपको, मैं इसको ऐसे कर दूं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इस इंस्टेंट पे इस लोकेशन पे प्रेजेंट है और इसकी वेलोसिटी ऐसे डायरेक्टेड है। हम ये जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस पे किधर लगेगी। अब हमें मालूम है जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे किधर लगेगी, सॉरी, अब हमें मालूम है मैग्नेटिक फोर्स को B के B परपेंडिकुलर होना है, B इस तरह से डायरेक्टेड है, और इसे वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना है, वेलोसिटी इस तरह से डायरेक्टेड है। ठीक, दोनों के परपेंडिकुलर होना है। तो जरा देखते हैं दोनों के परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो कैसे एग्जिस्ट करेगा। FBI, B हो गया, ये वाली फिंगर B के लिए थी, B इनवर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्शन दी गई थी क्रॉस लगा करके, ये हो गया। I इस तरह से चला गया, पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी में, ये मिडिल फिंगर मैंने इसके साथ अलाइन करा दी, थंब ऐसे लग रहा है, यानी कि इसी बोर्ड के प्लेन में फोर्स लग रही है इस पार्टिकल के ऊपर इस तरह से। फोर्स कैसे आ गई, इसी पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई F। अब बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है ये फोर्स, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो इस फोर्स की लाइन के परपेंडिकुलर होगी। फोर्स इस तरह से प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट है, इस तरह से अंदर जाती हुई प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, और ऑफ कोर्स वेलोसिटी के लिए तो मैंने मार्क ही कर दिया 90 डिग्री का है। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे लगाया है, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड से लगाना है। आप हो सकता है राइट हैंडेड हो, राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हो, राइट हैंड को यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, पर यूज़ आपको लेफ्ट हैंड करना है। ये रूल लेफ्ट हैंड रूल है, अंडर नो प्रेशर आप राइट हैंड नहीं यूज़ करेंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, शुरू में तो बच्चे इस बात को समझ जाते हैं लेफ्ट हैंड रूल करना है, लेकिन जिस समय एग्जाम दे रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, उस समय अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं। वो आप मान लो फाइनल आप मेडिकल का, अपना नीट का, या आप जेई मेन का या जेई एडवांस का पेपर दे रहे हो, तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ आप डील कर रहे होते हो, और अचानक एक मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह से आपके पास, और आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है। लेकिन अंडर प्रेशर क्या होता है, एक आप राइट हैंड यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो और अंडर प्रेशर होते हो, तो आपको ये तो याद रहता है कि थंब जो है वो फोर्स, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन के लिए होता है। लेकिन आप गलती क्या करते हो, लेफ्ट हैंड लगाने के बजाय राइट हैंड रूल लगा देते हो।
राइट हैंड लगा देते हो, वो गलती मत करना। मैं कह रहा हूं अंडर नो प्रेशर इतनी प्रैक्टिस करो कि ये जब भी आए आपको दिमाग से सोचना ही ना पड़े, बाय हार्ट हो जाए, अपने आप ही लेफ्ट हैंड यूज में आ जाए आपका। आप भले ही राइट हैंड यूज करने वाले इंसान हो, ज्यादा राइट हैंड आपका कंफर्टेबल है, लेकिन स्टिल इतने प्रैक्टिस करो इस लॉ को अप्लाई करने की कि आपको मालूम चल जाए। तो चलिए, ये इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही मान लो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर लेता हूं मैं। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी v है और इसी डायरेक्शन में है, तो मैं इसी के पैरेलल एक वेलोसिटी मार्क कर देता हूं उसके पास v। ये वेलोसिटी v मार्क कर दी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इस पे फोर्स किधर लगेगी? फिर से हम अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं और देखते हैं फोर्स किधर जाएगी। एफ बी आई, बी किधर? पहले की तरह इनवर्ड। लेकिन क्या करंट इस डायरेक्शन में? नो, नेगेटिव चार्ज है, वेलोसिटी इधर है तो करंट इसके ऑपोजिट होगा। तो ये फिंगर तो अंदर की तरफ रहनी चाहिए, इसको घुमाओ ऐसे, ये गया होगा, ये आ गया, फोर्स क्या हुई? ऐसे आ गई, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स इस तरह से आ गई परपेंडिकुलर। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कैसी हो गई? दैट फोर्स इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। ऐसे फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अभी भी दोनों के परपेंडिकुलर है, बी और वी के दोनों के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना। कैसे है फोर्स हमारे पास? फोर्स हमारे पास जो है वो इस तरह से डायरेक्टेड है। और फील्ड कैसे है? फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो फील्ड और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी पोजेस कर रहे हैं इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उन पे जो फोर्सेस लगेंगी मैग्नेटिक, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी, ठीक है ना। अब देखो, ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और हर केस में जिसमें ये फोर्स लगेगी या तो जीरो ही हो जाएगी फोर्स। अगर नॉन जीरो हुई ये फोर्स तो वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। v क्रॉस b से मिल रही है आपको, q v क्रॉस b। कैसे मिल रही है ये फोर्स? F इक्वल्स टू q v क्रॉस b से मिल रही है। तो ऑब्वियसली v के तो इसको परपेंडिकुलर होना ही है। और डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट v वेक्टर डॉट dt वेक्टर, ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर आपका जो है वो क्या होता है? v dt, ठीक है ना। अब देखो dt तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्योंकि टाइम हमेशा बड़ा होता जाएगा। इनिशियल टाइम छोटा होगा, फाइनल टाइम बड़ा होगा। उन दोनों के बीच का जो इंटरवल होगा, स्मॉल इंटरवल, वो dt होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो dt तो हमेशा पॉजिटिव होता है। v वेक्टर लिखा हुआ है आपने, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट। अगर dt पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी को हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर मिलता है उस वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है प्रोडक्ट वेक्टर की जो इस वेक्टर की होती है। यानी कि ds और v सेम डायरेक्शन के होंगे, ds और v सेम डायरेक्शन के होंगे। इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल एक छोटी सी लेंथ dt टाइम में ट्रेवल करेगा, यहां से मूव करके ये यहां पे आ जाएगा, ये छोटी सी लेंथ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ये हो गई ds वेक्टर। ऐसे ये यहां से मूव करेगा, यहां आ जाएगा, ये छोटी सी लेंथ की जो है वो ds वेक्टर हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब दिस फोर्स इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। इसका जो छोटा सा वर्क डन निकालोगे आप, dw वो होगा f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और अब आपको मालूम है f और ds के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया है, तो f ds cos 90 इज 0, तो ये फोर्स 0 हो जाएगा, ये वर्क डन 0 हो जाएगा आपके पास। दिस वर्क डन विल बी 0। तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं कर सकती। अगर ये वर्क डन नहीं करेगी, और कोई फोर्स तो हम ले ही नहीं रहे हैं, एक ही एक फोर्स है मैग्नेटिक। अगर ये फोर्स वर्क डन नहीं कर सकती है और यही एक अकेली फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की कंसिडरेशन में, और वो भी 0 मिल गई हमारे, सॉरी उसका भी वर्क डन 0 मिल गया, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन 0 हो गया। और हमें मालूम है सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी। इफ द पार्टिकल इज ऑल अलोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फोर्स एंड दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, देन
the work done by this magnetic force will always be zero and that will also be the total work done on the particle, क्योंकि एक ही फोर्स है तो उसी का वर्क डन टोटल वर्क डन है, और अगर टोटल वर्क डन जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब स्पीड नहीं चेंज होगी, तो स्पीड नहीं चेंज होगी तो ये पार्टिकल, अब ये फोर्स कर क्या सकती है, स्पीड तो बदल नहीं सकती, पर फोर्स तो है, जीरो नहीं है वो फोर्स, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, और हमें मालूम है अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो ये फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अब ऐसे केस में क्या होगा, केस 2 की बात जब हम करेंगे, एक तो फोर्स मैक्सिमम हो गई और ये फोर्स क्या करेगी, इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल जिस पाथ में मूव करेगा वो सर्कुलर होगा, क्योंकि F और V हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका मतलब है कि फोर्स और वेलोसिटी अगर हमेशा परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, और अगर हमेशा का ये केस है तो ये सर्कल होगा। हम कह सकते हैं in this case the charged particle will move in a circular path, that means the locus of the charged particle will be circular। अब circular path में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब अगर ये वाला चार्ज पार्टिकल मैं कंसिडर कर रहा हूं तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसे मान लो ये सर्कुलर पाथ इसका, ठीक है ना, वेलोसिटी इधर थी तो ये टेंजेंशियल हो गई इस पाथ के लिए, और ऐसे ही इसके लिए कंसिडर करें, और ये फोर्स आप देखो सेंटर से पास करेगी, थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये कर देता हूँ, ये फोर्स कैसे करेगी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, तो यही जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी, बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता, और सेंट्रीपेटल फोर्स इन इटसेल्फ इज नो फोर्स, द नेट जितनी भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, उन सबका रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच द पार्टिकल इज मूविंग, वो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज टर्म्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये अकेली फोर्स है और पूरी की पूरी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो यही सेंट्रीपेटल फोर्स हो गई। यहाँ पे भी अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा सर्कल, कुछ इस तरह से हमारे पास सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल, ये इसके सेंटर से पास करती हुई फोर्स होगी, ये सेंट्रीपेटल फोर्स हो गई। अब अगर सेंट्रीपेटल फोर्स हो गई तो हम इसी फोर्स को हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू mv²/r। यहां पे r क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिसमें वो मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई। अब f की वैल्यू हमें पता है qvb होती है, तो इसी चीज को हमने इक्वेट करा दिया qvb से, ठीक। अब एक v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक v बचेगा, उसको हम काम करते हैं एक r को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये r उधर गया, यहाँ पे एक v कैंसिल हो गया था, mv बचा था, और इधर का v कैंसिल हो गया था, qb बचा था, उस qb को इधर ले आए, तो ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई mv/qb। mv मोमेंटम होता है, mv जो है वो मोमेंटम होता है, तो इसी रेडियस को आप ऐसे भी लिख सकते हो p/qb। यू कैन राइट इट लाइक दिस। ये क्या चीज हो गई, मोमेंटम। मैग्नीट्यूड ही लिखा है क्योंकि अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही डील कर रहे हैं, तो ये मोमेंटम हो गया हमारे पास पार्टिकल का। अब मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है, P इक्वल्स टू √2mk, k का मतलब हाफ mv², हाफ इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, mv², m इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो m²v², रूट के बाहर निकाला mv, तो ये रिलेशनशिप वैसे भी आपने 11th में पढ़ा हुआ था, इतना एक्सप्लेनेशन डिजर्व नहीं करता, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू √2mk बाय qb। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया रेडियस के लिए हमारे पास, हमने मोमेंटम को रिप्लेस कर दिया। अब हमें मालूम है, अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा करके चार्ज पार्टिकल को हमने एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जिसकी वजह से उसने एनर्जी एक्वायर की है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी Q × V, जहां पे V कौन सा है, पोटेंशियल जिससे हमने उसको एक्सेलरेट किया है, तो QV हो गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था, तो Q
को आप लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं, क्यू वी। तो एक रेडियस का फॉर्मूला आपको और मिल गया, r इक्वल्स टू अंडर रूट 2m, तो मैंने 2m रहने दिया, k की जगह q इंटू कैपिटल V। ये कैपिटल V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे कहता है इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया तो 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया तो 10 वोल्ट आ गया, का पोटेंशियल 10 वोल्ट का लगा करके एक्सेलरेट किया तो भी 10 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपके पास। ये नीचे क्यू भी था आपके पास, तो क्यू भी आ गया, और ये क्यू कैंसिल हो गया, तो रेडियस का फॉर्मूला मिला आपको 2m कैपिटल V। कैपिटल V क्या चीज है, फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरूर से अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कहीं ऐसा ना हो कि इस V की जगह आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करने लगे। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट, सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, ये क्यू भी जो है रूट के बाहर था, यहाँ रूट में चला गया, उसकी वजह से रिजल्ट गलत हो गया। तो फिर से ठीक करते हैं इसे। अब इस रूट क्यू से इस क्यू को कैंसिल करेंगे तो नीचे रूट क्यू आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास आया 1/v रूट के बाहर, और रूट के अंदर आया 2m कैपिटल V अपॉन q। ठीक है, ये रेडियस के जनरल तौर पे यूज होने वाले फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ये सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई। एक बार फिर से समझ लें हम इस चीज को। केस 2 हमारा है जिस समय चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, उस समय चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन एज F equals to QVB, where Q is the charge on the particle which has to be substituted with sign, V is the magnitude of the velocity of the particle, B is the magnitude of the magnetic field. In this case, as the force is always perpendicular to velocity, magnetic force is always perpendicular to the velocity, so the charged particle moves in a circular path, and the magnetic force serves as centripetal force. Hence magnetic force equals to mv square by r. Substituting the value of magnetic force as qvb, we get mv square by r equals to qvb. Simplifying this, we can obtain the radius of the circular path as mv by qb. Then mv can be written momentum, it can be denoted by p, तो ये momentum हो गया. In terms of kinetic energy, it can be written like this. और अगर kinetic energy इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से आई है तो हम इसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला हमारे पास और हो गया। इतने हमारे पास सर्कुलर मोशन में मूव करने वाले फॉर्मूले हो गए। तो क्या में क्या क्या चीजें समझ में आई? एक, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कभी कोई वर्क डन नहीं करेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहने वाली है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहने वाली है, तो वर्क डन नहीं करेगी। वर्क डन नहीं करेगी तो इसका मतलब है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, किसी भी एंगल पे मूव कर रहा हो, ठीक है ना, और एक ही फोर्स है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा ना हो कि और भी फोर्सेज आ जाए तो भी आप कहो कि भाई क्या कहते हैं एनर्जी कंजर्व रहेगी, दूसरी फोर्सेज वर्क डन कर सकती हैं, मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं करेगी। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाता है कि अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, QVB होगा। ये फोर्स की वजह से पार्टिकल कैसे पाथ में मूव करेगा, उसका लोकस कैसा होगा, तो का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो उसके फॉर्मूले आपके पास आ गए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। ये जो y डैश लाइन है, इसके राइट में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसकी स्ट्रेंथ B है और जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ड है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसके पास चार्ज प्लस q है, वो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है इस प्लेन में। इस y डैश के परपेंडिकुलर है उसकी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड के तो आपको दिख ही रहा है कि परपेंडिकुलर है ही, साथ में इस y डैश लाइन के भी परपेंडिकुलर है उसकी वेलोसिटी। ये पार्टिकल इस फील्ड में एंटर करेगा। ये एंटर करने वाला पॉइंट जो है इसका, जहां से ये फील्ड में एंटर करेगा, उसको सपोज मैं कुछ नाम दे देता हूं m। ये m से
एम पॉइंट पे फील्ड में एंटर कर जाएगा। जैसे ये फील्ड में एंटर करेगा तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये हमारे सेकंड केस का पार्ट हो गया, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें मालूम है इसने सर्कुलर पाथ फॉलो करना है, तो यहां पे आते ही इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, फील्ड में एंटर करने के बाद इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। तो अब हमारे को देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर किधर लगेगी, तो वही हमारा टूल लेफ्ट हैंड रूल का FBI। सबसे पहले देख लें चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो इट्स पॉजिटिव चार्ज, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है ना। आप क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से भी लगा सकते हैं, मैं कह रहा हूं लेकिन हैबिट डालो इसकी, क्योंकि आगे आपको करंट कैरिंग कंडक्टर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप इसी से निकाल रहे होगे डायरेक्शन, तो अभी से ही हैबिट डाल लो, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो चलिए हमने प्लेस किया कि ये फील्ड में यहां से एंटर करेगा, तो ऐसे हो गया फील्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऐसे गई। इसका मतलब है एम पे पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स वाई लगेगी, इसी लाइन में वाई डैश के अलोंग टुवर्ड्स वाई लग रही होगी फोर्स। अब ये फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स है, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ऐसे, ये फोर्स की डायरेक्शन कंक्लूड हुई आपको कि मैग्नेटिक फोर्स जो है एफ वेक्टर वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, तो इसका मतलब है सर्कल का सेंटर कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स है तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, वो सेंटर यहां हो सकता है, 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 पर होगा इसी लाइन पे कहीं, ठीक है। इसका मतलब है ये पार्टिकल कुछ इस तरह के पाथ में मूव करेगा। अब ये पार्टिकल इस तरह से मूव करना शुरू करता है, क्या हुआ कि आप देख रहे हो ये पार्टिकल ने आधा सर्कल कंप्लीट किया और उसके बाद इस पॉइंट से यहां से ये फील्ड के बाहर निकल जाएगा, एंड पॉइंट से ये फील्ड के बाहर निकलेगा। जब फील्ड से बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, अब हमें मालूम है एक ही फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो वर्क डन तो कर नहीं सकती, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होनी नहीं है, मास वैसे ही नहीं बदलेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, v चेंज नहीं हो रहा मैग्नीट्यूड में, हमारे पास डायरेक्शन भले ही बदल गई हो v की वेक्टर की, लेकिन v का वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, तो ये v स्पीड से ही बाहर निकलेगा चार्ज पार्टिकल यहां से, ठीक है। अब आया कि डेविएशन कितना हो गया, इसके पाथ में डेविएशन कितना हो गया, तो डेविएशन वैसे तो मैंने आपको 11th में अच्छे से समझाया, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल आता है उसे हम डेविएशन कहते हैं। मान लो इनिशियली कोई चीज ऐसे मूव कर रही थी, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, दिस वाज द लाइन, और फिर वो हमारे को ऐसे मूव करती हुई दिख रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, हम डेविएशन निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों लाइंस को प्रोड्यूस करो टिल द टू लाइंस मीट। अब यहां पे दोनों लाइंस मीट कर गई, अगर डेविएशन नहीं हुआ होता तो ये इसी पाथ में जाता, लेकिन इसका पाथ कैसे चेंज हुआ, इसका पाथ यहां से चेंज हुआ, यहां चला गया, तो ये जो एंगल आया विद द सेंस मार्क्ड बाय दिस कर्व्ड एरो, ये डेविएशन होगी, डेल्टा, ठीक है ना। तो अब आप देखो इनिशियली ऐसे था, इसी को उठा करके वेक्टर को यहां बना दूं तो इनिशियल वेलोसिटी इधर थी, फाइनल वेलोसिटी इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड 180 डिग्री हो गई, ठीक है। हमसे पूछता है इसकी रेडियस कितनी है पाथ की, तो नो प्रॉब्लम, रेडियस के तो आपके पास फॉर्मूले थे, अकॉर्डिंगली आप लिख लो, आपको m दिया है, q दिया है m दिया है, q दिया है, v दिया है, b दिया है, तो इनके टर्म में रेडियस का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो रेडियस ऑफ दिस पाथ में एक फिगर में मार्क कर दे रहा हूँ, मान लीजिए दिस इज द सेंटर, c मार्क किया है जैसे, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें ये मूव कर रहा है, तो ये लाइन इसकी रेडियस हुई, और रेडियस हो गई हमारे पास mv by qb, ये रेडियस हो गई इसकी, तो रेडियस भी मिल गई, डायरेक्ट फॉर्मूले से मिल गई हमारे को, डेविएशन भी तुरंत ही दिख गया। हमसे पूछा कितना टाइम लगाया इसने, ठीक है ना, कितना टाइम लगाया,
तो एक काम करते हैं, पहले तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने का टाइम सोचते हैं कि कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए इतनी एग्जिस्ट कर रही है कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे केस में पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उसे टाइम जो लगेगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वो कितना होगा उसको देखते हैं। पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड नहीं निकाल रहे हैं, हमारे जनरल केस 1 का ही टाइम पीरियड निकाल रहे हैं हम। तो उस टाइम पीरियड में पूरा सर्कल कंप्लीट करने की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे वहीं पे बताना चाहिए था, मैंने वहां नहीं बताया, तो यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो अब ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, पूरा सर्कल कंप्लीट करने में डिस्टेंस कवर हुआ 2πr, और स्पीड तो थ्रू आउट कांस्टेंट रही तो v, तो टाइम पीरियड हो गया 2πr/v। अब कहा फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर दो, टोटल टाइम पीरियड 2π/v तो मैंने एज इट इज लिख दिया, r की वैल्यू कहा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, r तो होता है उस केस में भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है, mv/qb, तो mv/qb लिख दिया, तो t आ गया हमारे पास 2πm/qb, ये टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। यानी कि पूरा सर्कल कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आधा ही सर्कल कंप्लीट करना है तो आधा ही टाइम लगेगा। आप सेम तरीके से चलो कि टाइम m से n जाने का, टाइम फ्रॉम m टू n जाने का टाइम इसका कितना हुआ, डिस्टेंस कवर्ड πr, आधी सर्कमफ्रेंस, जिस स्पीड से कवर किया वो v, ठीक है ना। तो t m टू n, पाई को पाई रहने दिया, v को v रहने दिया, r की जगह r की वैल्यू रखी mv/qb, तो t m टू n इक्वल्स टू v फिर से कैंसिल हो गया पाई m/qb, या सिंपली आप कह सकते थे सर्कल का पार्ट आधा हो गया, आधा ही सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो आधा ही टाइम लगेगा। ऐसे ही किसी केस में हो सकता है 1/4 ऑफ द सर्कल कंप्लीट कर रहा हो तो इस टाइम का 1/4 लगेगा, अगर 3/4 ऑफ द सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो इस टाइम पीरियड का 3/4 लगेगा। तो हमें सिंपल यूनिटरी मेथड कर लेना, कितना पार्ट सर्कल का, टाइम पीरियड का भी उसी प्रोपोर्शन में हमारे को मालूम चल जाएगा, टाइम स्पेंड हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में टाइम पीरियड का, ठीक है ना। 3/4 ऑफ द सर्कल है अगर, तो टाइम स्पेंड जो है 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड हो जाएगा, दिस इज द टाइम पीरियड। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला जैसे ही देखा सर्कल कंप्लीट करने का, तो हमें मालूम चला कि टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट ऑफ v हो गया, कितनी मैग्नीट्यूड है उसके वेलोसिटी की उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे उसे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 15 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 5 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 2 मीटर पर सेकेंड हो, इसके ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है टाइम पीरियड की। तो सभी स्पीड्स के लिए टाइम पीरियड हमारे पास सेम आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। टाइम पीरियड अगर इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी की बात करें, सपोज f या न्यू से फ्रीक्वेंसी डिनोट कर लो, मैं f से डिनोट कर दे रहा हूं, आप चाहिएगा तो न्यू से भी कर सकते हैं, जनरल टर्म उसी से करते थे। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता था तो qb/2πm हो जाएगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, स्पीड पे नहीं डिपेंड करती। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और ये b जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको q का साइन नहीं प्लेस करना है, टाइम हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, सॉरी पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ q का मैग्नीट्यूड ही रखना है आपने, आप कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं निकाल रहे हो यहाँ पे। और ऐसे ही इसमें भी जो कुछ सब्स्टिट्यूट करना है वो आपने मैग्नीट्यूड में ही सब्स्टिट्यूट करना, भी तो आप मैग्नीट्यूड में करोगे क्योंकि वेक्टर लगाया नहीं मैंने, मैग्नीट्यूड लिखा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है नहीं आपके पास, मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव में करोगे। क्यू का कंफ्यूजन हो सकता था तो आपको बताया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में आप क्यू का मैग्नीट्यूड ही रखोगे, ठीक है ना। ये अपने पास नोट्स बनाते हो, नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, आप स्पेशली नोट करोगे, जब सेकंड केस आप बनाओगे ना तो उसी में ये टाइम पीरियड नोट करोगे। वीडियो देख लेना, उसके बाद बनाना, चाहे जरूरत होगी तो पॉज करके दोबारा बनाना इस चीज को, तो वहीं पे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज टाइम टू कंप्लीट द कंप्लीट सर्कल या होल सर्कल इज, वो आप निकालोगे ये, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ये खास तौर से मेंशन करोगे कि ये स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें डेविएशन का भी मालूम चल गया और कितना टाइम इसने फील्ड में स्पेंड किया ये मालूम चल गया। अब हम कोई और केस लेकर के देखते हैं जिसमें हमारे को टाइम स्पेंड निकालना हो, डेविएशन निकालना हो।
ये चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस वक्त ये दिखाई दी गई है। y डैश के राइट में देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पोल। इस पूरे रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इस लाइन के इधर वाले रीजन में। अब ये चार्ज पार्टिकल जस्ट फील्ड में एंटर कर रहा है, तो इसका पाथ कैसा होगा? फिर से हमने देखा वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमें दिख रहा है किस तरह से प्रेजेंट है। वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से प्रेजेंट हो गया आपके पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। फील्ड वेक्टर कैसे हो गया? इस तरह से डायरेक्टेड हो गया, बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड है, दोनों के बीच में 90 डिग्री आ रही है। अगेन केस 2 हो गया, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज π/2, तो इसका मतलब पाथ तो इसका सर्कुलर ही होना है। अब अगर इसका पाथ सर्कुलर होना है तो हमारे को देखना होगा इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी और वो सर्कल कैसा होगा उसे ट्रेस करना होगा। तो हमारा वही टूल FBI, B किधर है? इनवर्ड है। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो V की डायरेक्शन है वही I की डायरेक्शन है, ये हो गया। इसका मतलब फोर्स इस तरह से मिली, थंब इस तरह से पॉइंट कर रहा है तो फोर्स इस तरह से डायरेक्टेड मिली। तो ये लाइन ड्रॉ कर लो फोर्स की, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आ गई ऐसे, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स। अब क्योंकि यही फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स है तो सेंटर जरूर इसी पे लाई करेगा। मान लो वो सेंटर यहां पे लाई करता है, ठीक है, सपोज यहां पे लाई करता है, मैं सर्कल ट्रेस आउट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, कंपास का पॉइंटेड टिप यहां रखा ऐसे, और ये रखी पेंसिल यहां पे, और ये सर्कल बनाया, तो ये सर्कल ऐसे बनना शुरू हुआ। मैं पूरा सर्कल एक बार बनाऊंगा, फिर फील्ड के अंदर वाला पार्ट उसमें रहने दूंगा, बाकी रब कर दूंगा, तो ये सर्कल कुछ इस तरह से बनना शुरू हुआ। ये सर्कल बना, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, ये पूरा सर्कल तो चलेगा नहीं, जब तक फील्ड में रहेगा तभी तक मैग्नेटिक फोर्स रहेगी। तो ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू करेगा, यहां तक पहुंचेगा, M से चला था, इस पॉइंट को नाम दे दो N, यहां तक पहुंचेगा ये। इसका उसको मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता हूं, ऐसे कर देते हैं, ये है, ठीक है ना। तो ये पार्ट तो मैं हटा देता हूं, पर आप ध्यान रखिएगा सेंटर आपको मालूम चल चुका है कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। जैसे ही इस पॉइंट से फील्ड के बाहर निकलेगा, वी आर कंसिडरिंग ओनली वन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इस लाइन के जैसे ही लेफ्ट में आएगा तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगी। यानी कि जैसे ही इस लाइन के लेफ्ट में आएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगी। फोर्स लगना बंद हो जाएगी तो अब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, ये पार्टिकल इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, इसकी वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगी। टेंजेंशियल मार्क कर दी मैंने, ये वेलोसिटी इसकी इस तरह से डायरेक्टेड हो जाएगी। और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? उतना ही जितना पहले था। ये कौन सा लॉजिक लगा हमारा? मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन तो कर नहीं सकती, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर नहीं सकती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, तो v का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अब हमें डेविएशन मार्क करनी है, तो दोनों की लाइंस को प्रोड्यूस किया, यहां पे दोनों की लाइंस मीट कर जाती हैं। अगर ये फील्ड नहीं होती तो ये पार्टिकल इस तरह से चलता हुआ जाता और इस तरह के पाथ में जा रहा होता, लेकिन फील्ड आने की वजह से क्या हुआ है, इसने यहां से पाथ छोड़ा है और यहां वाले पाथ को फॉलो कर लिया है। तो ये डेल्टा जो आया, दिस इज द डेविएशन, ये डेविएशन हुआ। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर तक की टर्निंग ले ली मैंने, ऐसे घुमा दिया कि ये वेलोसिटी ऐसे घूम गई, तो इतना इसमें डेविएशन हो गया हमारे पास। अब मान लो हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो मैंने पहले नहीं मार्क की थी, अब मार्क कर रहा हूं। हमने अभी तक सिर्फ पाथ ट्रेस करना समझा था। मुझे बताया गया है कि इसकी वेलोसिटी की लाइन और इस y डैश लाइन में ये जो एंगल है, दिस इज अल्फा, ये अल्फा एंगल है।
अब मुझसे पूछता है कि ये डेल्टा की वैल्यू कितनी है, ये भी बतानी है, और टाइम स्पेंट इनसाइड द फील्ड कितना है हमें ये भी बताना है। दो चीजें बतानी है हमारे को, एक डेविएशन डेल्टा कितना है, दूसरा कितना टाइम इसने फील्ड में स्पेंड किया वो बताना है हमें। तो देखो हमने ये सेंटर माना था सी, तो ये यहां से यहां तक रेडियस हो गई हमारे पास, और ये भी रेडियस हो गई। ये वेलोसिटी है टेंजेंट के अलाउंग, ये वेलोसिटी है टेंजेंट के अलाउंग, और ये इन दोनों पॉइंट्स की हमने रेडियस बना दी है कि रेडियस नहीं है। इसका मतलब है इस लाइन के लिए ये वाली रेडियस परपेंडिकुलर है, और इस लाइन के लिए ये वाली रेडियस परपेंडिकुलर है। रेडियस टेंजेंट की ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होती है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में भी होता है। तो ये दो लाइंस हो गई, इनके बीच का एक एंगल एक्यूट है ये वाला, और एक ये है ऑब्ट्यूस एंगल, आपने ऑब्ट्यूस मान किया हुआ है। तो इन दोनों लाइंस के जो नॉर्मल्स होंगे, इन दोनों लाइंस के जो नॉर्मल्स होंगे उनके बीच का ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो भी कैसा होगा हमारे पास, वो एंगल अल्फा ही होगा। ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि इन दोनों लाइंस के नॉर्मल ये दोनों रेडियल होंगे, इनके बीच का ये एंगल डेल्टा हो गया। आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो डेल्टा, मैंने पर्पसली वहां पे मार्क नहीं किया क्योंकि मुझे अभी दूसरे एंगल भी कुछ मार्क करने हैं, इसलिए मैंने नहीं मार्क किया है। तो ये एंगल डेल्टा हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखें तो ये ट्राइंगल राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं, सपोज पी। सीपीएन ट्राइंगल और सीपीएम ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, सीपीसीटीसी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब जरा देखते हैं ये वाले एंगल अल्फा की बात करते हैं, ये लाइन और ये लाइन, इन दो लाइंस के बीच का एंगल अल्फा है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो नॉर्मल होंगे उनके बीच का एंगल भी अल्फा होगा। इस लाइन का नॉर्मल ये हो गया और इस लाइन का नॉर्मल ये हो गया, यानी कि ये वाला एंगल अल्फा हो गया, और ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी अल्फा हो गया, ठीक है। इसको y डैश को y को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ये है y हमारे पास, ठीक ना। इसका मतलब है ये एंगल अल्फा हो गया, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं मार्क कर दे रहा हूं कि ये एंगल अल्फा हो गया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं थी मार्क करने की। ये कैसे अल्फा हुआ, इस लाइन का नॉर्मल ये हो गया, इस लाइन का नॉर्मल ये हो गया, तो जो भी एंगल इन दो के बीच में है वही इनके इन दो नॉर्मल्स के बीच का एंगल हो गया, तो ये एंगल भी अल्फा हो गया। अब अगर आप देखो तो डेल्टा 2 अल्फा के बराबर हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू 2 अल्फा हो गया, यानी कि डेविएशन तो हमें मिल गई। अगर सपोज ये एंगल 30 डिग्री दिया होता तो डेविएशन 60 डिग्री की हो जाती, ये 60 डिग्री दिया होता तो डेविएशन 120 डिग्री की हो जाती है हमारे पास। तो डेविएशन तो हमारे को कंक्लूड करना आ गया कि डेविएशन कितना है। अब हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रह गया कि कितना टाइम स्पेंड हुआ। अब हमें देखना है कि ये सर्कल का कितना पार्ट है, सर्कल का पूरा एंगल 2 पाई का, और इसने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है वो डेल्टा सबटेंड किया है, या कह लो 2 अल्फा सबटेंड किया है। तो टाइम स्पेंड यानी कि टाइम फ्रॉम m टू n, टाइम फ्रॉम m टू n ये निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, मैं डेल्टा लिखता हूं, ठीक है ना। डेल्टा तो आपको कंक्लूड हो चुका है, डेल्टा लिखता हूं। डेल्टा सपोज इन रेडियन दिया आपने, डेल्टा इन रेडियन अपॉन 2 पाई कर दिया, तो इससे हमें ये मालूम चल जाएगा ये सर्कल का कितना हिस्सा है। जैसे अगर मान लो डेल्टा हमारे पास पाई बाय 3 होता, डेल्टा हमारे पास
पाई बाय 3 होता है, दैट मीन 60 डिग्री। 360 डिग्री का सर्कल होता है, 60 डिग्री ले रहे हैं तो 1/6 ले रहे हैं, तो आप देखो इसे 2 पाई से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/6 मिलेगा, यानी कि 1/6 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे को दे रहा है कि ये कर्व जो है वो सर्कल का कितना पार्ट हो गई, इनटू टाइम पीरियड करना हमारे को, टोटल टाइम पीरियड भी उतना ही होता था, सर्कल का जितना पार्ट इनटू टोटल टाइम पीरियड। तो अब हमारे पास टोटल टाइम पीरियड की जगह अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लें, हमने इसको निकाला था 2 पाई m बाई क्यू बी, तो हम इसकी जगह 2 पाई m बाई क्यू बी यूज कर लें, तो 2 पाई m बाई क्यू बी, तो ये टाइम स्पेंट या टाइम m से n जाने का हमें मिल गया। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दो हमने करना क्या क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये इतने एंगल पे इस लाइन के साथ एंटर कर रहा है, फील्ड के साथ देख लेना वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, सेकंड केस में ही डील कर रहे हैं अभी हमने। तो सबसे पहले तो आप अपना लेफ्ट हैंड रूल लगा करके फोर्स की डायरेक्शन कंक्लूड करो। बी इनवर्ट था, पॉजिटिव चार्ज था, ये ऐसे हो गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, ये ऐसे हो जाता, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाती। ठीक है, अभी फोर्स की डायरेक्शन तक, फोर्स की डायरेक्शन की लाइन बना दो, उसी लाइन पे कहीं पे सेंटर मार्क कर लो सर्कल का, जिस पाथ में ये मूव कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ बन रहा है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लो। ये मार्क कर लिया मैंने। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेते हुए सर्कल बनाओ, तो आपको दिखेगा कितना पार्ट सर्कल के अंदर आ गया। जब ये दिख जाएगा तो उसके बाद आपके साथ प्रोसेस क्लियर है, जैसे हमने किया उस तरह से आपको वर्किंग करनी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो आप नोटबुक में नोट करोगे, इसी के साथ साथ यहीं पे खुद से अटेम्प्ट करोगे इस चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव लेकर के, और वो खास तौर से जिसको डाउट लगेगा वो मेरे को सेंड करेगा ये पूछने के लिए कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है। ठीक है ना, आप फिगर बनाओगे बकायदा, नेगेटिव हो जाएगा तो आपको मालूम चला फोर्स ऐसे चली जाएगी तो सेंटर भी कहीं यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर यहाँ पे आ जाएगा तो अब सर्कल इस तरह से बनेगा। तो ये जो बाहर वाला पार्ट अंदर बाहर दिख रहा था, अब वो वाला पार्ट अंदर दिखेगा और ऐसा एक छोटा पार्ट बाहर दिखेगा, ऐसे होगा ये बड़ा पार्ट और ये छोटा सा पार्ट। जैसे ये छोटा पार्ट है, पूरा सर्कल कंप्लीट करूं तो उसका बड़ा पार्ट अंदर है, वैसे दिखाई देगा आपको, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया। अब एक और केस देखेंगे हम। तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस क्यू, मास स्मॉल m और v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो फील्ड में एंटर करता है। जैसे अभी पार्टिकल हमारा फील्ड में एंटर कर रहा था, वैसे ही वो फील्ड में एंटर करता है। अभी फिगर बना दूंगा मैं उसके लिए, लेकिन फील्ड इनसफिशिएंट विड्थ की है। इनसफिशिएंट विड्थ से क्या है, मान लीजिए वो पार्टिकल सर्कल में एंटर करता है, फील्ड स्टार्ट होती है इस लाइन के राइट में है फील्ड। ये जो लाइन मैंने बना दी y डैश, इसके राइट में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड और स्ट्रेंथ b। ठीक है ना, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है फील्ड में, v वेलोसिटी m, ये इस तरह से फील्ड में एंटर करता है। ये आधा सर्कल बना करके बाहर निकल जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं फील्ड इनसफिशिएंट विड्थ की है, मतलब इससे पहले कि इसका आधा सर्कल कंप्लीट होता फील्ड खत्म हो जाती है। ये फील्ड की विड्थ दी गई है आपको n। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल, इसको थोड़ा सा ठीक करें, चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है, जैसे यहां पे पहुंचेगा तो फील्ड के बाहर हो जाएगा। ये वाला पाथ उसका कंप्लीट ही नहीं होगा, इस पाथ में वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। ये हो गई फील्ड इनसफिशिएंट विड्थ की, जिसमें वो इससे पहले की फील्ड के अंदर घूम करके बाहर निकलता या सर्कल कंप्लीट करता, उससे पहले ही फील्ड की विड्थ खत्म हो गई। यहाँ के आगे पार्टिकल कैसे चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना वेलोसिटी का, सेम रीजन, वर्क डन जीरो है, स्पीड का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से डायरेक्टेड थी, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो ये डेविएशन हुआ इसका। अगेन दो चीजें हैं हमारे पास, ये फील्ड की विड्थ मैंने आपको L दे दी है विच इज लेस देन रेडियस। रेडियस आपको दिख रहा है, सेंटर कहीं यहां होगा
यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस होगी, तो उससे छोटी है ये लेंथ। हमें वही दो चीज़ें करनी है, एक तो हमें डेविएशन निकालना है और दूसरा इसने कितना टाइम स्पेंड किया है फील्ड में वो निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये रेडियस ड्रॉ कर दी सेंटर से, सी इज द सेंटर, ये रेडियस ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन के लिए ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, अगर इसको पीछे तक प्रोड्यूस कर दूं तो इनके बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल दिख जाएगा। तो इस डॉटेड लाइन के लिए ये y y डैश वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई, ये टेंजेंट है इसके लिए, ये रेडियस परपेंडिकुलर हो गई। तो इसका मतलब इन दोनों के नॉर्मल्स ये और ये हो गए। अब जो दो लाइंस के बीच का एंगल है वही उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल है, तो ये इन दोनों के बीच का अक्यूट एंगल है, तो इन दोनों के बीच का अक्यूट एंगल यानी कि ये वाला एंगल भी डेल्टा हो गया, दिस इज डेल्टा। अब मैंने देखा कि ये चीज तो मुझे को रेडियस पता है इस चार्ज पार्टिकल का, मास स्मॉल m, चार्ज प्लस q, ठीक है। अब देख लो सर्कल इसी तरह से बनेगा, एफ बी आई, बी इनवर्ड लिया, आई इधर, ये फोर्स की डायरेक्शन गई, ये फोर्स की लाइन मार्क की, इसी पे कहीं मैंने सेंटर मार्क कर दिया, ये यहां इस तरफ फोर्स डायरेक्टेड है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह का सर्कल ट्रेस आउट होना है। अब डेल्टा हमें मिल चुका है, रेडियस तो हम निकाल ही लेंगे, हमें डेटा दिया गया, डायरेक्ट फॉर्मूला है रेडियस का हमारे पास, तो R इक्वल्स टू mv बाई क्यू, m गिवन, v गिवन, q गिवन, b गिवन, तो रेडियस तो हमें इमीडिएट मिल गई। मतलब ट्राइंगल का ये वाला साइड हमारे लिए नोन हो गया, R इक्वल्स टू mv बाय qb। और आप देखो तो ये वाली लेंथ यानी कि ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज P, तो अब अगर आप देखो और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं Q है, दिस पॉइंट इज Q, M कौन सा पॉइंट था, M ये वाला पॉइंट था, दिस वाज M, दिस इज Q। तो ट्राइंगल CPQ, CPQ राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स मुझे पता है ऑलरेडी, और मुझे एक एंगल कंक्लूड करना है। इस एंगल के लिए ये ऑपोजिट है या परपेंडिकुलर है, और ये तो हाइपोटेन्यूज है। अपोजिट अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, साइन के टर्म में लिखा जाएगा। इसका मतलब मैं साइन डेल्टा की वैल्यू लिख सकता हूं इस फिगर से, साइन डेल्टा इक्वल्स टू दिस लेंथ दैट इज L अपॉन दिस लेंथ दैट इज R। तो डेल्टा इक्वल्स टू साइन इनवर्स L बाय R। तो डेल्टा तो मिल गया, पहला काम हमारा फुलफिल हो गया कि कितना डेविएशन हुआ वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हाउ मच डेविएशन इट हैज सफर्ड। ध्यान रखिएगा इसके बाद तो इसमें इसी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना है, ठीक है ना। फील्ड इसी रीजन में प्रेजेंट है और फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, B है, सिर्फ इन दोनों लाइंस के बीच में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ऑफ स्ट्रेंथ B। अब देखो तो सर्कल का कितना पार्ट हुआ, ये आर्क हो गई, डेल्टा एंगल है, तो सर्कल का कितना पार्ट हुआ, मैंने लिया डेल्टा, सपोज इन रेडियन लिया, ये डिग्री में लोगे तो नीचे 360 डिग्री कर देना, रेडियन में लिया है तो 2 पाई कर दिया मैंने। यही डेल्टा इन डिग्री ले लोगे तो नीचे 2 पाई की जगह वहां भी डिग्री में 360 डिग्री लिख लेना। तो सर्कल का कितना पार्ट इसने ट्रेस आउट किया है वो, अगर मान लो ये 20 डिग्री का एंगल है तो सर्कल का कितना पार्ट ट्रेस आउट किया, 20 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल किया, 2 अपॉन 36 1/18, यानी कि 1/18 ऑफ अ सर्कल कंप्लीट हुआ। मान लो 30 डिग्री है तो कितना पार्ट कंप्लीट किया, 30 अपॉन 360 यानी कि 1/12 पार्ट। तो हमें ये मालूम चल गया कितना पार्ट सर्कल का कंप्लीट किया है, इनटू टाइम पीरियड कर दो, टाइम स्पेंट आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है 2 पाई m बाय QB। ये क्या मिल गया हमारे को, ये टाइम मिल गया कहां से कहां जाने का, M से लेकर के P पॉइंट तक जाने का, M से P तक, M to P का टाइम पीरियड आ गया, यानी कि टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। कहता है कि ये जो सेकंड वाली लाइन बनी हुई है आपके पास, सपोज इस लाइन का नाम आपको दिया गया है
y1 डैश, कहता है इससे कैपिटल डी डिस्टेंस पे इस लाइन से कैपिटल डी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस डी रेडिया, एक स्क्रीन लगी हुई है, दिस इज स्क्रीन। इस स्क्रीन का नाम आपको सपोज कुछ दे दिया गया है y2 डैश, ठीक है। ये पार्टिकल स्क्रीन पे जाकर के स्ट्राइक करता है। स्क्रीन एक ऐसे मटेरियल से कोटेड है कि जिसके ऊपर जब चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ग्लो करेगा, वहां पे एक स्क्लिंटेशन सी प्रोड्यूस होगी, चमक सी आएगी। तो यहाँ पे एक चमक सी प्रोड्यूस होती है, तो ये पॉइंट रिकॉर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। सपोज इस पॉइंट का नाम n है, n पे आकर के स्ट्राइक करता है। हमसे इसने पूछ लिया कि जो इसका इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है, यानी कि ये वाली लाइन, ये इसकी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है। मान लो ये डी वाली लाइन को ही इनिशियल लाइन ऑफ मोशन मान लो, ठीक है ना, यही इसकी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है। अपने इनिशियल पाथ से वाली लाइन से कितनी ऊपर स्ट्राइक किया, यानी कि ये चीज पूछ रहा है उससे, ये लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में ये वाली लेंथ निकालने के लिए यहां से निकाल लेते हैं। अब डेल्टा की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, तो ये लेंथ हो गई आपके पास रेडियस इंटू कॉस डेल्टा। इतनी लेंथ आपको मिल जाएगी रेडियस इंटू कॉस डेल्टा, ये लेंथ आ जाएगी r कॉस डेल्टा। r की वैल्यू पता, डेल्टा की वैल्यू, यानी कि दिस लेंथ नो। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, सपोज स्मॉल h1 है ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी मेरे पास, इस पूरे r में से इतना माइनस कर दूं तो r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस डेल्टा, ये मेरे को ये वाली लेंथ मिल गई। अब मुझे निकालना रह गया सिर्फ ये वाली लेंथ। डेल्टा अगेन नोन है आपको, और ये लेंथ आपको फिर पता है, यानी कि इस ट्राइंगल में ये वाला साइड पता है, ये वाली चीज नहीं पता है। तो ये लेंथ मैं मान लेता हूं कि h2 है, यहां से यहां तक की ये लेंथ अज्यूम कर लेता हूं h2 है। h2 निकाल लेते हैं। h2 अपॉन कैपिटल D tan डेल्टा है, तो h2 हो गया हमारे पास d tan डेल्टा। अब टोटल हाइट जो हमें निकालनी है, यानी कि ये वाली हाइट, कैपिटल H, वो कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ दैट इज h1 प्लस ये वाली लेंथ दैट इज h2। तो हमारे पास जो कैपिटल H हमें निकालना है, कितनी ऊपर टकराया, वो h1 प्लस h2 हो गया। तो h इक्वल्स टू h1 की वैल्यू निकाली थी हमने, r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस डेल्टा। ये मैं फॉर्मूला नहीं है, इसे डोंट टेक इट लाइक अ फॉर्मूला, इट इज वे ऑफ वर्किंग, इसलिए मैं r की वैल्यू रख नहीं रहा हूं आपके लिए, आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना, r आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है, प्लस h2 करना है। अब इसमें h2 की वैल्यू कितनी है, d tan डेल्टा। ये हमारे को कंक्लूड हो गया। अब केस 3 देखते हैं। हमने अब तक 2 केसेस देख लिए, इनफैक्ट कह लो 3 केसेस देख लिए। पहला केस था कि थीटा 0 या 180 डिग्री हो, इसे 2 पार्ट मान लो, एक 0 डिग्री का केस हो गया, एक 180 डिग्री का केस हो गया। दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी तो पार्टिकल का लोकस स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। अब दूसरा केस था हमारा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, उस समय हमने देख लिया पाथ सर्कुलर होगा, उस सर्कल की रेडियस निकालना सीख लिया, सर्कल के लिए जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो निकालना सीख लिया। अगर पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट होता, उसका कोई पार्ट कंप्लीट होता है, तो डेविएशन कितना होता है, कितना टाइम स्पेंड होता है, वो निकाल लिया। ये समझ लिया कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें हमने समझ ली हैं। अब हमारा केस आया तीसरा वाला, जो हमें कहता है कि थीटा कोई एंगल है जो 0 नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, तो सपोज हम मान लेते हैं कि फील्ड जो है
वो यूनिफॉर्म है, और ये जो लाइंस मैं बना रहा हूं ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड की स्ट्रेंथ बी मान लीजिए, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो किसी एंगल पे प्रेजेंट है, यहां पे ले लेता हूं। इस तरह से वेलोसिटी प्रेजेंट है। फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, π/2 एंड पाई। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कैसा पाथ होगा, कैसे फोर्स लगेगी, तो ये चीज हम समझना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। मैं एक अलग से फिगर बना लेता हूँ, जिसमें फील्ड और वेलोसिटी मार्क कर लेता हूँ और रेजोल्यूशन की बात कर लेंगे। ये तो फील्ड की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है। हम एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। एक कंपोनेंट फील्ड की लाइन के अलोंग, ये भी वेलोसिटी है, तो ये कंपोनेंट जो है उसकी डायरेक्शन ये हो गई और मैग्नीट्यूड हो गया v cos थीटा। और एक कंपोनेंट हमें मिल गया फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया v sin थीटा। यानी कि एक सिंगल वेलोसिटी देखने की जगह आप समझो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हैं। एक वेलोसिटी है v cos थीटा जो फील्ड की लाइन के अलोंग है, और दूसरी है फील्ड की लाइन के परपेंडिकुलर। तो हम थोड़ी देर के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा करते हैं, मान लो अगर ये वाली वेलोसिटी नहीं होती, सिर्फ यही वाली वेलोसिटी होती तो क्या होती है, तो अरे ये तो 0 डिग्री वाला केस बन जाएगा, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता। यानी कि ये वाला कंपोनेंट ऐसा है जो चाहता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहे, तो ये इस तरफ ले जाएगा पार्टिकल को। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी नहीं होती और ये वाली वेलोसिटी होती तो क्या होता, अच्छा ये वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, 90 डिग्री वाला केस आ गया, तो ऐसे केस में तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल मान लीजिए प्लस क्यू है जिसका मास m है, और हम अब मान रहे हैं कि जैसे वेलोसिटी सिर्फ ये वाली है, इससे तो हमें समझ में आ गया कि ये वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगी, ये सर्कल में ले जाती है, तो सर्कल को देखना चाहते हैं कि वो सर्कल कैसा होगा। तो सर्कल में ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, जो फील्ड के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, ये वाली वेलोसिटी। तो हम इसी वेलोसिटी से उस सर्कल को ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे। एफ बी आई, बी इन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी सिर्फ ये वाली लेके रहे हैं क्योंकि सर्कल में मूव करना हम सिर्फ उसको करना चाहते हैं, इसका तो हम कंक्लूड ही कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, और फोर्स हमारे पास, सॉरी बी मैंने गलत मार्क करा दिया, वन सेकेंड, बी ऐसे हो गया, ठीक है ना, बी इस तरह से था, बी इधर और वेलोसिटी ऐसे, ये फिंगर अंदर जाने लगी, इसका मतलब है फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। आप ऐसे सोचो, पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, फोर्स इस तरफ डायरेक्टेड है, इसका मतलब है इस लाइन पे सेंटर हो गया, मान लो ये सेंटर है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी हम सिर्फ ये वाली देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं होती, ये होती तो क्या, तो ये इस तरह के सर्कल में मूव करता, यानी कि ऐसा सर्कल बन रहा होता है, इसका ये चलता है, ऐसा जाता है, ये सर्कल बनता। अब का दोनों चीजें कंसिडर करो, ये वाली वेलोसिटी इसे सर्कल में मूव कराना चाहती है, घुमा के यहीं पे ले आएगी, जिस पॉइंट से चला, यहाँ से चला, घूमता हुआ आएगा, यहीं पे पहुंच जाएगा। लेकिन एक वेलोसिटी इसको आगे ले जाना चाहती है इस तरफ v cos थीटा,
तो रिजल्ट क्या होगा, जब ये चलेगा तो ये जब वापस लौटेगा तो यहाँ नहीं लौटेगा, इस वेलोसिटी की वजह से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। यानी कि यहाँ से चला, जब सर्कल कंप्लीट हुआ, इस जगह से कंप्लीट करते करते ऐसे आया नीचे से, तो यहाँ से आया, यहाँ से आया, इस जगह पे पहुँच गया, इससे इतना गैप आ गया। तो मतलब ये ऐसे चलना शुरू हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट आप ये ले लो, ये चला यहाँ पे पहुँचा, फिर चला यहाँ पहुँचा, तो कैसा पाथ हो गया इसका, स्पाइरल पाथ हो गया। इस तरह से मूव कर रहा है, हेलिकल पाथ, सॉरी स्पाइरल बोल दिया, हेलिकल पाथ हो गया। ये स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा पाथ हो गया। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, इस तरह से इसका पाथ बनेगा, इस तरह से। तो इस तरह के पाथ में ये मूव करेगा। तो यहाँ पे भी इसके इसी तरह का पाथ बना देता हूँ मैं कि इस तरह से मूव किया, सर्कल कंप्लीट किया, लेकिन एग्जैक्टली इस जगह पे नहीं आया, थोड़ा सा आगे चला गया, फिर सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा। तो इस तरह के पाथ में ये मूव करने लगा। पाथ कैसा हो गया इसका, हेलिकल। इस तरह से मूव करता हुआ होगा, ये हेलिकल पाथ हो गया। ये जो जब चला था तो यहां था, एक 2 पाई का एंगल कवर करने के बाद ये यहां पे पहुंचा है। ये वाली लेंथ इसने जो ट्रैवल की है यहां से यहां तक, वो लेंथ इस वेलोसिटी की वजह से ट्रैवल की है। स्पीड इसकी थ्रू आउट कांस्टेंट रही है। आप ऐसे सोचो, आपने एक वायर ले ली है, रिंग है आपके पास, पतली वायर का सर्कल बना हुआ है, सर्कल को काट दो, जो दोनों एंड जुड़े हुए तो उसमें से एक एंड को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दो, जरा सा थोड़ा सा आगे आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो अब क्या हुआ, ये यहां से सर्कल गया और यहाँ पे आ गया दूसरा एंड, तो ऐसे क्या है, फिर अगला इसी तरह से है। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है आपके पास, इस तरह का इसका पाथ हो गया। ऐसे पाथ को हमने बोला हेलिकल पाथ है। तो इस केस में हमने कहा पाथ हेलिकल होगा। अब इस हेलिकल पाथ में जो दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर लूप्स हैं, जैसे एक सर्कुलर लूप ये हो गया, दूसरा सर्कुलर लूप ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ले लो। सपोज मैंने ये वाला ले लिया और ये वाला लूप, इन दोनों लूप्स के बीच का जो सेपरेशन है ये वाला, इस सेपरेशन का नाम है पिच, कैपिटल पी से डिनोट करें, ये पिच हो गया। ठीक है, सर्कल में मूव कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल, ये, स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए ये, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है। तो ये जो पिच इसने ट्रैवल की है वो इस वेलोसिटी की वजह से ट्रैवल की है। अब हम इस लूप के सर्कल्स की रेडियस निकालना चाहते हैं, तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। सर्कल की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी ये है, इसे आप v परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। परपेंडिकुलर से मतलब वो वेलोसिटी कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इसे आप v पैरेलल भी कह सकते हो, यानी कि वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब रेडियस निकालने के लिए हम लिखेंगे mv परपेंडिकुलर अपॉन qv। ठीक है, mv अपॉन qv लिखते थे, वहां पे पूरी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती थी, यहाँ पे जो सर्कल मूव कर रहा है जिस सर्कल में, उसके सर्कुलर लूप के अलोंग, लूप की लाइन के अलोंग, सर्कल की लाइन के अलोंग, सर्कल के स्मॉल पार्ट के लाइन के अलोंग जो टेंजेंट आ रही है, उस टेंजेंट के अलोंग वाली वेलोसिटी भी वो v परपेंडिकुलर है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इसका मतलब है अगर v परपेंडिकुलर की वैल्यू v sin थीटा लिखते हैं हम, तो ये हो गया mv sin थीटा अपॉन qv, ये रेडियस मिल गई। जो पिछला केस था उसमें थीटा हमारा 90 डिग्री था, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर होती थी, तो ये पिच वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाता था और वो एक ही जगह सर्कल में घूमता रहता था। तो ये तो रेडियस मिल गई। अब टाइम पीरियड निकालना है हमारे को। सर्कल में स्टार्ट हुआ, इस तरह से गया, इस सर्कल की जिस लाइन में मैं फिंगर मूव कर रहा हूं, इसी लाइन में स्पीड उसकी कांस्टेंट है। और ये टोटल लेंथ कितनी है, मैंने कहा पूरा रिंग था, तो लेंथ कितनी थी 2 पाई आर, उसे कट कर दिया, थोड़ा सा कर दिया, वायर की लेंथ तो अभी भी उतनी है 2 पाई आर ही रहा, तो डिस्टेंस कवर्ड तो अभी भी लूप की लेंथ के अलोंग, वायर के लेंथ के अलोंग आपके पास 2 पाई आर है, और स्पीड उसके पास उस पाथ में जो रही है वो v sin थीटा है। तो टाइम स्पेंडिंग का हो गया हमारे पास 2 पाई आर अपॉन v परपेंडिकुलर। 2 पाई मैंने एज इट इज लिखा, r की जगह r की वैल्यू रख दी,
एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी अपॉन वी परपेंडिकुलर की जगह वी परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी विच वॉज वी साइन थीटा। वी साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। आप याद करो जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी फील्ड के तो उस समय जो सर्कल का टाइम पीरियड था वो भी यही था, अभी भी टाइम पीरियड वही है। आपको बोला था टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड v थी कि v साइन थीटा थी, उससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम पीरियड तो वही रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ये हो गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसी टाइम पीरियड को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो रेसिप्रोकेट करने के बाद फ्रीक्वेंसी का मिल गया टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्यू बी बाई 2 पाई एम। दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अब हमने कहा पिच निकालना चाहते हैं। पिच को अब हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। पहले तो हम पिच की डेफिनेशन लिखेंगे, तो हम इसे दो तरीके से डिफाइन करते हैं। दोनों डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। एक आपको बताना है कि जिस हेलिकल पाथ में ये मूव कर रहा है उसके दो कॉन्जिक्यूटिव लूप्स के बीच का सेपरेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव लूप्स के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन जो है वो पिच कहलाता है। इट इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव लूप्स ऑफ द हेलिकल पाथ, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो इट इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन वन टाइम पीरियड। फील्ड की लाइन के अलोंग एक टाइम पीरियड में पार्टिकल जो लेंथ ट्रैवल करता है वो लेंथ पिच कहलाती है। ये सेकंड डेफिनेशन हमें मैथमेटिकली कंक्लूड करने में हेल्प करेगी। एक टाइम पीरियड में फील्ड के अलोंग ट्रैवल लेंथ निकालनी है। फील्ड के अलोंग वाली वेलोसिटी कितनी थी, v पैरेलल, और एक टाइम पीरियड कैपिटल T, यानी कि v पैरेलल इंटू टी होना चाहिए। का v पैरेलल और t की वैल्यू रख दो। v पैरेलल का मतलब v cos थीटा और t का मतलब हमने कंक्लूड किया था 2 पाई m बाई क्यू बी। तो 2 पाई m बाई क्यू बी, इसे थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करके लिख दो। तो p इक्वल्स टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये पिच का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। टाइम पीरियड भी एक बार यहां लिख दे रहा हूं, t इक्वल्स टू 2 पाई m बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी ये हो गई, पिच का फॉर्मूला ये हो गया। इसमें ये तीन चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हमें मालूम चल गया कि अगर थीटा जो है वो 0 नहीं हुआ, पाई बाई 2 नहीं हुआ, पाई नहीं हुआ, तो ऐसे केस में पार्टिकल का लोकस कैसा होगा फील्ड के अंदर, इट विल बी हेलिकल इन शेप। वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा। उस हेलिकल पाथ के लिए जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी, दैट रेडियस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया आपके पास कि ये रेडियस होगी। टाइम पीरियड कितना होगा, इतना होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये होगी। पिच क्या चीज होगी, उसकी डेफिनेशन, और कितनी होगी, ये होगी। इतना हमारे पास कंक्लूजन इसमें निकल आया। देखो सिलेबस की चीज़ें हमने पढ़ ली, लेकिन क्या है कि न्यूमेरिकल लगाते हुए कुछ टर्म्स आपके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में हमें कोई डिटेल एनालिसिस, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, बस हमारे ध्यान में रहें। आप अब नोट्स नहीं बनाने का मतलब और हमारी मेमोरी में रहें ऐसा कैसे होगा। आप शॉर्ट में रफ तरीके से किसी भी तरह से अपने पास इन चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे जो मैं अब बता रहा हूँ आपको चीज़ें। एक चीज़ हमारे पास सबसे पहले आप समझिए वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है ना। ये वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं, या चलो अगले वीडियो में इसको समझेंगे। आज की चीज़ें आपने समझ ली ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो फिर हम अगले वीडियो में चीज़ों को समझेंगे।